नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जिसने भारतीय शेयर बाजार को काफी हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, जेन स्ट्रीट का मामला। एक बड़ी वैश्विक ट्रेडिंग फर्म जिस पर बाजार में हेर-फेर के आरोप लगे हैं। हाँ, और हमारी ये चर्चा आधारित है जेन स्ट्रीट धोखाधड़ी भारतीय शेयर बाजार में हेरफेर शीर्षक वाले लेख के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल, कोशिश यही है कि इस उलझे हुए मामले को थोड़ा आसानी से समझा जाए। और सवाल ये उठता है कि जेन स्ट्रीट जैसी फर्म जो इतनी प्रोफाइल लो रखती थी, उस पर 36,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरफेर वाली कमाई का आरोप कैसे लगा? सही। चलिए समझते हैं इसको। तो पहले ये जेन स्ट्रीट है क्या असल में? थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि। हाँ, तो जेन स्ट्रीट देखिए, ये 2000 में बनी थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक ग्लोबल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है। क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग मतलब ये एल्गो ट्रेडिंग और उस तरह की चीजें? हाँ बिल्कुल। मतलब गणितीय मॉडल, कंप्यूटर प्रोग्राम, इन सब का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना या अपनी पूंजी से ट्रेडिंग करते हैं, जिसे प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं। मार्केट मेकिंग करते हैं। ईटीएफ्स और खासकर डेरिवेटिव्स में इनकी महारत है। दुनिया की बड़ी ट्रेडिंग फर्मों में से एक हैं ये। अच्छा, और भारत में इनका ऑपरेशन कैसे था? भारत में इन्होंने अपनी सब्सिडरीज मतलब सहायक कंपनियां जैसे जेएसआई इन्वेस्टमेंट्स और जेन स्ट्रीट सिंगापुर, इनके जरिए काम शुरू किया। और देखते ही देखते भारतीय डेरिवेटिव्स बाजार में ये काफी बड़े प्लेयर बन गए। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस है ना? जी बिल्कुल, इंडेक्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स में खासतौर पर। यहीं से फिर वो गड़बड़ी वाली बात शुरू होती है, सेबी की जांच। हाँ, मामला यहीं से गंभीर होता है। सेबी, जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनकी जांच में ये सामने आया कि जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच इस फर्म और इसकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं, उन्होंने भारतीय एक्सचेंजों पर इंडेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से करीब 36,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। 36,500 करोड़, ये तो बहुत ही स्तब्ध करने वाली रकम है। पर ये मुनाफा आया कैसे? इनकी कथित रणनीति क्या थी? देखिए, आरोप ये हुई रणनीति बहुत सोची समझी थी। वो क्या करते थे, खासकर साप्ताहिक एक्सपायरी वाले दिनों में? हाँ, थर्सडे को जैसे। जी, सुबह के समय ये बैंक निफ्टी इंडेक्स के जो मुख्य शेयर हैं और फ्यूचर्स हैं, उनकी जोरदार खरीदारी करते थे, आक्रामक तरीके से। अच्छा, खरीदने से क्या होता था? खरीदने से इंडेक्स में आर्टिफिशियल उछाल आता था। मतलब इंडेक्स बनावटी रूप से ऊपर चढ़ जाता था। ओके, इंडेक्स ऊपर गया, फिर? जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाता, उसी वक्त ये लोग इंडेक्स ऑप्शंस में बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना लेते थे। शॉर्ट पोजीशन मतलब बाजार गिरने पर दाव लगाना? बिल्कुल, जैसे पुट ऑप्शन खरीदना या कॉल ऑप्शन बेचना। ऐसी पोजीशन जिससे बाजार गिरे तो इनको फायदा हो। तो पहले खुद ही खरीदारी करके इंडेक्स चढ़ाया और फिर उसके गिरने पर पैसा बनाने की तैयारी कर ली। सही पकड़ा। फिर दिन में थोड़ा बाद में जो स्टॉक और फ्यूचर्स सुबह खरीदे थे, उन्हें तेजी से बेचना शुरू कर देते थे, एकदम आक्रामक बिकवाली। इससे इंडेक्स वापस नीचे गिर जाता था। तो जो सुबह आर्टिफिशियल तेजी लाई थी वो खत्म हो गई। हाँ, और नतीजा ये होता था कि भले ही उन्हें स्टॉक और फ्यूचर्स की खरीद बिक्री में थोड़ा नुकसान हो जाए, अच्छा, लेकिन उनकी जो ऑप्शंस वाली शॉर्ट पोजीशन थी वो भारी मुनाफे में आ जाती थी। इसी को पंप एंड डंप कहते हैं। जी, ये क्लासिक पंप एंड डंप जैसा ही है। पहले कीमत आर्टिफिशियली बढ़ाओ, फिर ऊंचे स्तर पर अपनी पोजीशन बनाओ और फिर सब बेचकर कीमत गिरा दो ताकि आपकी पोजीशन से फायदा हो। कोई उदाहरण है इसका? किसी खास दिन का? 835 करोड़? अविश्वसनीय। तो सेबी के मुख्य आरोप यही हुए कि कीमतों से छेड़छाड़ की गई? हाँ, मुख्य आरोप यही है कि बैंक निफ्टी के जो मुख्य शेयर हैं, उनकी कीमतों में हेरफेर करके इंडेक्स डेरिवेटिव्स, खासकर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके मूल्य को प्रभावित किया गया। और इससे रिटेल निवेशकों को नुकसान हुआ होगा? बिल्कुल, ये एक तरह से खुदरा निवेशकों को गुमराह करना है, क्योंकि वो तो असली मार्केट ट्रेंड समझकर ट्रेड कर रहे होंगे, जबकि यहाँ तो कृत्रिम उतार चढ़ाव पैदा किया जा रहा था। और ये भी सुनने में आया कि एनएसई ने चेतावनी भी दी थी। जी, आरोप ये भी है कि फरवरी 2025 में एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इनका ये कथित ट्रेडिंग पैटर्न जारी रहा। और एक और बात थी, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स वाले नियमों की। हाँ, एक आरोप ये भी है कि इन्होंने अपनी भारतीय इकाइयों का इस्तेमाल करके जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज होते हैं, उनके लिए कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ नियम हैं, उनको शायद बाईपास किया। अच्छा, काफी गंभीर आरोप हैं ये तो। फिर इस सेबी ने एक्शन क्या लिया? सेबी ने काफी तेजी दिखाई।
जेन स्टेट और उससे जुड़ी जो भी संस्थाएं थीं उन पर अगले आदेश तक भारतीय प्रतिभूति बाजार में ट्रेडिंग करने से रोक लगा दी है। मतलब बैन कर दिया एक तरह से। हाँ, फिलहाल के लिए ट्रेडिंग पर पूरी तरह रोक। और जो पैसा कमाया उसका क्या? ये जो 36,000 करोड़ की बात हो रही थी, उसमें से सेबी ने फिलहाल 4,843 करोड़ की जो कथित अवैध कमाई है उसे जब्त करने और एक एस्क्रो खाते में जमा करने का आदेश दिया है। एस्क्रो खाता वो क्या होता है? वो एक तरह का न्यूट्रल अकाउंट होता है जहां विवादित पैसा रखा जाता है जब तक कि मामले का अंतिम निपटारा ना हो जाए। समझ गया। और क्या एक्शन हुआ? भारत में फर्म की जो कंपनियां हैं उनके बैंक खाते और डीमैट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। और अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। मतलब सिर्फ बैंक निफ्टी ही नहीं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे दूसरे इंडेक्स में भी इनकी ट्रेडिंग की जांच हो सकती है। इस सब पर जेन स्ट्रीट की क्या प्रतिक्रिया है? वो क्या कह रहे हैं? जेन स्ट्रीट ने तो जाहिर तौर पर इन आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वो रेगुलेटर के साथ सहयोग करेंगे और आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने बाजार को तो झकझोर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। भारतीय बाजारों में काफी हलचल है और इसने कुछ अहम सवाल भी खड़े किए हैं। जैसे कि इसका व्यापक असर क्या देख रहे हैं हम? एक तो ये कि इतने जटिल डेरिवेटिव ट्रेड, खासकर जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT, हाँ, जो सेकंडों में हजारों ट्रेड होते हैं, हाँ, उन पर नजर रखना रेगुलेटर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ये रेगुलेटरी कमियों को भी उजागर करता है। और HFT फर्मों का दबदबा वो भी। इन फर्मों का बाजार पर कितना प्रभाव बढ़ गया है और भारत का जो डेरिवेटिव बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है उसमें छोटे निवेशक कितने असुरक्षित हो सकते हैं, ये चिंताएं भी बढ़ी हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जेन स्ट्रीट मामला क्या है? एक हाई प्रोफाइल ग्लोबल फर्म, एक बहुत ही जटिल कथित बाजार हेरफेर की रणनीति और उस पर एक बड़ी रेगुलेटरी कार्रवाई। बिल्कुल सही, यही इसकी मुख्य बिंदु है। और आगे क्या लगता है, इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? देखिए, सेबी की ये कार्रवाई भारत में विदेशी निवेशकों और खासकर एल्गोरिदम ट्रेडिंग के रेगुलेशन के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। मतलब नियम और सख्त हो सकते हैं। पूरी उम्मीद है भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमों को और कड़ा किया जा सकता है, निगरानी बढ़ाई जा सकती है, खासकर एल्गो और HFT ट्रेडिंग को लेकर। तो ये मामला सिर्फ एक कंपनी की कहानी से कहीं ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस तेज रफ्तार टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में जहां बाजार इतने जटिल हो गए हैं, खासकर डेरिवेटिव्स जैसे सेगमेंट, हाँ, वहां पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित हो, सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक निष्पक्ष मौका कैसे मिले, ये बड़े सवाल हैं। बिल्कुल। इस पर विचार करना वाकई महत्वपूर्ण है। चलिए आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।